हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में जो मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण हुए थे उसके संबंध में है, जो कि ईरानी और यूनानी आक्रमण थे। तो हमने जब पहले आपको पढ़ाया था कि उत्तर वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है और उसके अंत तक जो महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद हुए, जिनमें अलग अलग शासकों के द्वारा आपसी संघर्ष का दौर था, जो कि चाहते थे कि मेरा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हो और उभर करके सर्वश्रेष्ठ सत्ता स्थापित करे। इन्हीं सब में जब जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उभर करके आता है वो मगध साम्राज्य रहता है, जो कि मूल रूप से दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था। और ये मगध साम्राज्य अपने आसपास के क्षेत्रों में सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है और यहाँ पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। लेकिन भारत का ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो था ये अभी भी अशांत था। यहाँ पर कोई भी मजबूत शासन व्यवस्था नहीं थी, अभी भी अराजक स्थिति थी। और उसका कारण ये था कि यहाँ पर कोई भी मजबूत राजा का शासन नहीं था, छोटे छोटे राजा थे जिनकी सेनाएं उतनी मजबूत नहीं थी। तो यह विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक सुनहरा अवसर था कि भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत पर आसानी से आक्रमण कर सकते थे और भारत में प्रवेश कर सकते थे। और इसका नतीजा यही हुआ कि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, चाहे वो ईरानी आक्रमण हो, चाहे यूनानी आक्रमण हो या फिर आगे मुग़ल, सारे आक्रमण भारत के इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हुए। क्योंकि भारत का यह क्षेत्र, यहाँ पर हिमालय पर्वत था और भारत का ये दक्षिणी क्षेत्र जो कि जल सीमा से सटा हुआ था, समुद्री क्षेत्र था। तो उस समय के साम्राज्य में किसी भी साम्राज्य में इतनी ताकत नहीं थी कि वह हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश कर सके या फिर समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में आक्रमण कर सके। तो भारत का एकमात्र यही पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही उनके लिए खुला रहता था और जितने भी आक्रमण हुए इतिहास में वह सभी भारत के इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हुए। तो आइए आज पढ़ते हैं जो ईरानी आक्रमण के संबंध में। सबसे पहले जो भारत में विदेशी आक्रमण हुआ वह था ईरानी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। तो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो ईरानियों के द्वारा। यहाँ ईरान में एक वंश शासन कर रहा था, हखमनी वंश, जिसका शासक था साइरस द्वितीय, और इसी ने इस वंश की स्थापना की थी, जो लगभग 558 बीसी से 529 बीसी के बीच शासक रहा। और इस साइरस द्वितीय ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने का प्रयास किया, क्योंकि इसे पता था कि भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में कोई भी मजबूत शासन व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे राजा थे। तो उसके लिए यह एक सुनहरा अवसर था और उसने परिणामतः भारत पर पहला आक्रमण करने का प्रयास किया। हालांकि वह भारत पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा और भारत के सीमा प्रांत से ही वापस लौट गया। इसके बाद भारत के पश्चिमोत्तर भाग को, जो कि सबसे पहला अगर किसी ने जीता, तो सफल प्रयास अगर किसी के द्वारा किया गया तो वह था डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। सबसे पहला सफल प्रयास डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम के द्वारा किया गया और इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीता और ईरान का 20वां प्रांत बनाया। भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, गांधार प्रदेश को इसने जीत लिया और वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। कहा जाता है कि इसके पास कुल 23 प्रांत थे, जिनमें से 20वां प्रांत इसने गांधार प्रदेश को बनाया था, जो कि भारत में उसने विजित किया था और यहाँ पर उसने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की और पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो सबसे पहला अगर सफल आक्रमणकारी के बारे में पूछा जाता है तो डेरियस प्रथम, और सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो साइरस द्वितीय के द्वारा, जो कि ईरानी आक्रमण थे। उसने भारत के जिस क्षेत्र को जीता था, गांधार प्रदेश को, ये डेरियस प्रथम ने, भारत के इस गांधार प्रदेश से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। ये जो 360 टैलेंट वर्ड है यह ईरानी मुद्रा के आंकड़े के आधार पर है। तो 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति उसे भारत के इस गांधार प्रदेश से होती थी, जिसे उसने जीता था। इसके बाद इस वंश के और भी वंशज हुए
और वह भारत पर शासन स्थापित करने में असफल रहे, उसका प्रमुख कारण यह था कि इस ईरान में, जो कि भारत के पश्चिम क्षेत्र में था, यहाँ पर इस हखमनी वंश का अंत, समाप्ति या फिर पतन हो चुका था और इस वजह से भारत में भी इसका प्रभाव ख़त्म हो गया और यहाँ पर ज़्यादा शासन नहीं कर पाए और असफल रहे सत्ता स्थापित करने में। अब इसके बाद भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा ईरानियों का, जो ईरानी यहाँ पर आए तो उस ईरानी सभ्यता का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, जो कि ईरानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई थी। ईरान में एक लिपि चलती थी अरमाइक लिपि और भारत में उस समय ब्राह्मी लिपि थी। इन दो लिपियों के मिलने से एक नई लिपि का जन्म हुआ जिसे खरोष्ठी लिपि कहा गया। और आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि जो अशोक के स्तंभ हैं, वहाँ पर जो शिलालेख में लिपि मिलती है वह ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक तीनों लिपियों में वह शिलालेख मिलते हैं। तो खरोष्ठी लिपि का जन्म ईरानी अरमाइक लिपि के द्वारा ही विकसित हुई। मौर्य कला पर भी आगे जाकर के ईरानी प्रभाव पड़ा, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद का निर्माण करवाया, जो कि ईरानी कला से पूर्णतः प्रभावित था। अशोक के द्वारा जो स्तंभ के निर्माण करवाए गए, तो ईरानी कलाओं में पारंगत थे और ईरानियों का भारत में काफ़ी प्रभाव पड़ा। आर्थिक संबंधों का विकास हुआ, ईरान का व्यापार भारत में हुआ और भारत का व्यापार ईरान में होने लगा। तो आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में भी ईरानियों का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ईरानी आक्रमणकारियों के संबंध में हमने देखा कि सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण किया गया वह हखमनी वंश के शासक साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया, जो कि यहाँ पर सत्ता स्थापित करने में असफल रहा। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण किया गया, सफल आक्रमण, वह डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम के द्वारा किया गया और इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया और इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। वहाँ से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। इसके बाद ईरानियों का यहाँ पर भारत में कुछ प्रभाव पड़ा। खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, जो कि ईरानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई थी। मौर्य कला पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजप्रसाद का निर्माण करवाया गया। अशोक के द्वारा काफ़ी संख्या में स्तंभ के निर्माण करवाए गए, जो कि ईरानी कला के द्वारा प्रभावित थे और ईरान और भारत के संबंधों में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके बाद भारत में जो दूसरे आक्रमणकारी आए वह यूनानी थे और यूनानियों के आक्रमणकारियों के संबंध में सबसे पहला आक्रमण जो किया गया था वह सिकंदर के द्वारा किया गया था। तो आइए समझते हैं पहले इस यूनानी आक्रमणकारियों की पृष्ठभूमि के बारे में। तो फिलिप, जो कि सिकंदर का पिता था, 359 BC में मकदूनिया का शासक बना और उसकी मृत्यु 329 BC यानी 329 BC में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, वह 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बना और उसका जो गुरु था अरस्तु था, यानी सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर की और विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से वह भारत की ओर सर्वप्रथम अभियान लेकर के निकलता है 327 ईसा पूर्व में और भारत पर वह 326 ईसा पूर्व आक्रमण करता है और भारत पर उसके द्वारा जो आक्रमण किया जाता है उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। फिलिप, जो कि सिकंदर का पिता था, तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है सिकंदर के पिता का नाम और वह कब शासक बना। यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिलिप, जो कि सिकंदर का पिता था, 359 BC में मकदूनिया का शासक बना, जिसकी हत्या 329 BC में कर दी गई और 329 BC में ही 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है और वह अरस्तु का शिष्य था। तो इसके गुरु के संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु, और उसने अपने गुरु से विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर की और यूनान की सरजमी से यह योद्धा विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से निकलता है और रास्ते में विभिन्न प्रदेशों को विजय प्राप्त करते हुए यह भारत की ओर अभियान लेकर के निकलता है 327 ईसा पूर्व में और 326 BC में यह भारत पर आक्रमण करता है। यह हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आया था
भारत के इस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक पर्वत है जिसे हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यह हिंदुकुश पर्वत को पार करके ही भारत आया था और हिंदुकुश पर्वत को पार करने के बाद इसका सामना तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना किस राजा के द्वारा किया गया, तो आम्भी के द्वारा, जो कि तक्षशिला का शासक था। और आम्भी ने आत्मसमर्पण करके तुरंत इसका सहयोग करना स्वीकार किया। इसने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम आत्मसमर्पण करते हैं और आगे के अभियान में आपका सहयोग करेंगे। इसके बाद उसने जैसे ही झेलम नदी को पार किया, यहाँ पर एक नदी बहती है झेलम नदी और यहाँ पर ब्यास नदी, इसके बीच में पंजाब राज्य का शासक था राजा पोरस, या फिर जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही झेलम नदी को पार करके वह राजा पोरस के क्षेत्र में आया, शासन क्षेत्र में, तो राजा पोरस या फिर पुरु ने युद्ध करना स्वीकार किया, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, जिसे हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम नदी को यूनान में हाइडे स्पीज के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस युद्ध का नाम हाइडे स्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। झेलम का युद्ध, इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था और काफ़ी वीरता के साथ लड़ते हुए पोरस की इसमें पराजय हो जाती है। लेकिन उसकी वीरता से खुश होकर के सिकंदर उसके अधिकांश प्रदेशों को वापस कर देता है और सिकंदर से यह आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देता है कि आगे के अभियान में वह उसका सहयोग करेगा। यहाँ से सिकंदर काफ़ी मुश्किल में, यहाँ राजा पोरस काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि भारत के आगे प्रदेशों में उसका शासन स्थापित हो, उसकी सत्ता स्थापित हो, जो कि सिकंदर आगे विशाल साम्राज्य मगध पर अटैक करना चाहता था और यहाँ पर सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो पोरस के अधिकांश प्रदेशों को तो उसने वापस कर दिया, लेकिन आगे उसने मगध पर हमला करने का अभियान जारी रखा और यहाँ पर ब्यास नदी के तट पर उसकी सेना पहुँच गई। जैसे ही ब्यास नदी के तट पर सेना पहुँची तो सेना यहाँ तक आते आते काफ़ी थक चुकी थी और कई महीनों तक वह 327 ईसा पूर्व में वहाँ से निकले थे। युद्ध लड़ते लड़ते वह काफ़ी थक चुके थे, उन्हें अपनी स्त्रियों और बच्चों की याद आने लगी थी। उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन चुका था, क्योंकि वह राजा पोरस से उन्होंने कड़ी टक्कर ली थी। राजा पोरस जो कि काफ़ी वीरता से लड़ा था, तो उनको यह एहसास हो चुका था कि जब भारत के एक इतने छोटे से राज्य के राजा के द्वारा इस तरह से युद्ध लड़ा गया, तो आगे तो विशाल साम्राज्य मगध है और वहाँ नंद वंश का शासन है, जहाँ का राजा है घनानंद, जो उस समय काफ़ी क्रूर राजाओं के रूप में जाना जाता था, काफ़ी क्रूरता के लिए जाना जाता था। तो सेना के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव हुआ और सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के काफ़ी प्रयासों के बावजूद सेना ने ब्यास नदी को पार नहीं किया और परिणामतः सेना वापस लौटने का फैसला ले लेती। तो सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। 19 माह तक सिकंदर भारत में रुका था और 325 बीसी में वह भारत से वापस लौटने का फैसला करता है। सिकंदर ने सेना को 2 टुकड़ों में बांटा, एक वह जल मार्ग के द्वारा वापस भेजता है और एक स्थल मार्ग के द्वारा। जो सेना वह जल मार्ग के द्वारा वापस भेजता है उसका नेतृत्व निर्याकस के द्वारा किया गया, और जो सेना की टुकड़ी वह स्थल मार्ग के द्वारा भेजता है उसका नेतृत्व उसने स्वयं किया था। और यहाँ से जाने के बाद बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो 323 बीसी में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से एक एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। उसकी मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में। किस स्थान पर हुई? तो बेबीलोन में, 33 वर्ष की आयु में। और इसके बाद उसने अपने द्वारा विजित प्रदेशों को उसके एक सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था उसको सौंप करके वह यहाँ से वापस गया था।
जहां आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन आता है, मौर्य वंश की सत्ता स्थापित होती है इस मगध साम्राज्य में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया जाता है और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस यूनानी सभ्यता का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा भारत में? जिस तरह ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा था, उसी तरह यूनानी आक्रमणकारियों का भी भारत में आने से कुछ प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा इसके संबंध में पढ़ेंगे। निकैया नगर और बौकेफला नगर का निर्माण करवाया गया। बौकेफला जो कि सिकंदर के एक घोड़े का नाम था, जो काफ़ी वीरता से लड़ा था और युद्ध में शहीद हो गया था, तो उस घोड़े के नाम पर ही बौकेफला नगर का निर्माण करवाया गया। गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का विकास हुआ तो जो यूनानियों की ही देन है गांधार शैली, जो कि अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां बनी थी वह गांधार शैली से प्रभावित थी। तो गांधार शैली का जो विकास हुआ था वह यूनानी आक्रमणकारियों के बाद भारत में गांधार शैली का विकास हुआ था। और गांधार शैली की बनी मूर्तियों में आप देखेंगे कि यूनानी देवता अपोलो का भी चित्रण मिलता है। तो जो गांधार शैली है यह यूनानियों की देन है, यूनानी कला से संबंधित है गांधार शैली। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वह भारत के एकीकरण में। भारत का एकीकरण हुआ। यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे राजा थे उनको अब यह समझ आ चुका था कि अगर भारत का एकीकरण नहीं होता है तो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर अटैक करके भारत पर सत्ता स्थापित कर ली जाएगी और यहाँ के राजाओं का शासन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने भारत को एकीकरण करने के संबंध में प्रयास किए और भारत को आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एक किया और भारत पर एक राष्ट्र की स्थापना की, जो कि मगध साम्राज्य का पूरे भारत पर शासन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनता है तो वह भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र को, क्योंकि उसे पता था कि जितने भी आक्रमण होते हैं इसी क्षेत्र से होते हैं, तो उसने विशेष रूप से भारत के इस क्षेत्र पर ध्यान रखा और वह जानता था कि अगर हम इस क्षेत्र पर एक दीवार की तरह मजबूत रखें तो भारत हमेशा सेफ रहेगा। और उसने भारत के इस क्षेत्र को मजबूत भी रखा और भारत का एकीकरण किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य सफल रहा। तो भारत के एकीकरण में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। यूनान के साथ इसका संपर्क बढ़ा व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में। तो यहाँ से हमने यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा, जहाँ से एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से एक बार इसको आप लोग रिकॉल करिएगा कि फिलिप जो कि सिकंदर का पिता था 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बनता है और उसकी हत्या 329 बीसी में कर दी जाती है। उसकी हत्या के बाद उसका पुत्र सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, वह राजा बनता है 20 वर्ष की आयु में और वह अपने गुरु से विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर करता है और इस क्रम में वह भारत की ओर अपना अभियान लेकर के आता है, जहां उसे आंभी का समर्थन प्राप्त हो जाता है और आंभी के आत्मसमर्पण करने के बाद उसका सामना पंजाब के राजा पोरस से होता है, जहां पोरस के साथ उसकी काफ़ी विकराल युद्ध होता है और उसमें पोरस की पराजय हो जाती है। उस पराजय के बाद सिकंदर उसकी वीरता से खुश होकर के उसके अधिकांश राज्यों को वापस कर देता है और आगे के अभियान के लिए निकलता है। जैसे ही ब्यास नदी के तट पर पहुंचता है तो सेना ने मना कर दिया ब्यास नदी को पार करने से, और इसका कारण क्या था? एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना था, आप लोगों ने अभी पढ़ा। और इसके बाद 19 माह तक भारत में रुककर वह 325 बीसी में वापस लौट जाता है, जहां बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की आयु में। यूनानियों का क्या प्रभाव पड़ा भारत में? तो गांधार शैली का विकास हुआ, भारत का एकीकरण हुआ, 2 नगरों का निर्माण किया गया, यूनान के साथ संपर्क बढ़ा और भी कई सारे प्रभाव पड़े। अब इन सभी इनका लेख कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए थे जिनमें निरियाकस, एरिस्टोबुलस प्रमुख हैं और इनके द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा लिखे गए लेख में इन डेट वाइज इसका उल्लेख किया गया है, जहाँ पर डेट मेंशन की गई है। तो भारत के इस
डेट मेंशन की गई है। इस वजह से भारत के इतिहास को समझने में काफ़ी मदद मिलती है और अन्य वंशों के भी समय को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा, जो कि पहला ईरानी आक्रमण था, उसके बाद यूनानी आक्रमण। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।